वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर हम लोग कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट आ चुका है, विज्ञापन। तो फाइनली हम लोग प्रीलिम्स के लिए यहाँ से जुटेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स की तैयारी के लिए फ्रेश क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 5 जनवरी 2024 से। इस पेड क्रैश कोर्स में एडमिशन लेकर के आप पूरी तैयारी अपने प्रीलिम्स की कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑनलाइन आवेदन फाइनली सबमिट करने की तिथि हम मानते हैं मॉडिफिकेशन वगैरह के बाद 9 फेब 2024। तो 9 फेब 2024 के बाद हम मान के चल रहे हैं आपका एग्जाम डेट भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले भी क्लियर किया जा सकता है कमीशन के द्वारा। तो अब आपको प्रीलिम्स के लिए जुटना है, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है और हमेशा ही किसी भी एग्जाम में स्टेट पीसीएस में नोटिफिकेशन आने के 100 दिवस के भीतर करीब एग्जाम हो जाता है। पास्ट रिकॉर्ड आप देख सकते हैं पिछले 3 वर्षों का, जब भी एग्जाम मई या फिर जून में हुआ है नोटिफिकेशन आपका होली के आसपास आ जाया करता था। तो हम ये मान के चल रहे हैं अगले 100 दिवस के भीतर आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को जुटना होगा। रिक्तियों की संख्या को लेकर कुछ लोग परेशान हैं, 220 यहाँ पे बताई गई है, घट बढ़ सकती है जैसे कि लिखा हुआ है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि कई बार रिक्तियों की संख्या उसके डबल से अधिक हुई है। अगर 400 आई तो 600 करीब पहुंच जाती थी, कई बार 300 350 में से कई बार 650 700 तक भी पहुंची है। ये कितनी बढ़ेगी ये आयोग ही इस पर बता सकता है। लास्ट ईयर भी आपको अगर याद हो 175 आई थी, फाइनली 254 पे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे प्रीलिम्स की तैयारी की तरफ, पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बताई जाएगी। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 है। इसको आपको शुरू से आखिर तक देखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक्सपीरियंस टीम के एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर आपसे साझा की जाएगी। इस ग्रुप को हम प्रीलिम्स तक चलाएंगे। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं उनके डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट बना रहेगा अप्रैल तक। वैसे अप्रैल से पहले ही यहाँ पे पेपर हो जाने की प्रबल संभावना बन रही है, लेकिन किसी भी कारण से पेपर अगर पोस्टपोन होता है, जो कि संभावना तो खैर है नहीं, लेकिन ये यहाँ पे हमारा कमिटमेंट है कि जून 2024 तक भी हमारा सपोर्ट यहाँ पे बना रहेगा। प्रीलिम्स परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा, इनकी तैयारी साथ साथ चलती है। सभी लोग आपको रिकमेंड करते हैं। ऐसा ही होता है जब हम अपने प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे होते हैं या फिर अपने प्रीलिम्स के एग्जाम डेट से 200 दिवस करीब दूर होते हैं, तो इंटीग्रेटेड तैयारी चलती है हमारी प्रीवियस स्ट्रैटेजीज भी आप देखेंगे पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी पर आधारित रही है। हमने 3 स्टेज स्ट्रैटेजी बताई थी प्रिपरेशन के लिए, जो आप में से कई लोगों ने फॉलो भी की होगी शायद। लेकिन जब प्रीलिम्स एकदम नज़दीक होता है, प्रीलिम्स में 90 से कम दिवस का समय आपके पास बच रहा होता है, तब यहाँ पे हमको प्रीलिम्स के लिए जुटना पड़ता है। क्योंकि स्क्रीनिंग परीक्षा है, ये स्क्रीनिंग परीक्षा का मतलब है अगर आपने इसका कट ऑफ नहीं क्लियर किया, आपको मेंस लिखने को मिलेगा ही नहीं, आप पहले स्टेज से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि पॉपुलर तौर पर कहा जाता है कि स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस सांप सीढ़ी का खेल है। आपको फिर से 0 से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप पिछले साल मेंस लिखे थे, इंटरव्यू भी पहुंच गए थे, लेकिन अगला प्रीलिम्स क्लियर करना होगा तभी अगला मेंस देने को मिलेगा, ये बात स्पष्ट है। तो प्रीलिम्स परीक्षा को इसी वजह से हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर जब उसके 90-100 दिवस बचे हों। अब आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर जो भी आपने नोट्स मेकिंग कर रखी हो, उसकी रिवीजन की जगह अब टोटल आप प्रीलिम्स के सिलेबस और पीवाईक्यू में जुटते हैं, उसको देखते हुए और अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके आपको बताई जाएगी। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। शुरुआत में ट्रेंड पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से किसके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक ओवरव्यू आपको दूंगा। और वीडियो का जो लेटर पार्ट है उसमें इस पर बात की गई कि हमने स्टडी मटेरियल क्या क्या दिया है, उसको कैसे आप स्टडी कर सकते हैं, उस पर पूरी बात की गई है। तो प्रीलिम्स परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ होती है। अभी पूरा पैटर्न हम यहाँ पर बताने वाले हैं। मुख्य परीक्षा जो है आपकी लिखित होती है, पूरी मेरिट आधारित होती है मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर। साक्षात्कार सिर्फ 100 अंकों का होता है, 1500 नंबर का आपका मेंस होता है यूपीपीसीएस में। लेकिन प्रीलिम्स का महत्व बहुत है, क्योंकि जितना भी पोस्ट आया है 220 अभी मान के चल रहे हैं, आशा करते हैं कि बढ़ जाएगी। 15 गुना लोग ही मुख्य परीक्षा में जाएंगे। मुख्य परीक्षा में कितने लोग जाएंगे? मात्र 15 गुना, वो भी पोस्ट के। तो कितने भी फॉर्म आ जाएं, यहाँ पे 10 लाख आ जाएं, 8 लाख आ जाएं, जैसे आरओ में तो 10 लाख के ऊपर चला गया है नंबर। अगर इसमें हमेशा की तरह 6-7 लाख लोग भी भरते हैं, कितने लोग जाएंगे? जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके 15 गुना। तो इसलिए जब हमारे पास 100 से कम दिवस बचे, 90 से कम दिवस बचे प्रीलिम्स के लिए, तो आपको यहाँ पर प्रीलिम्स वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। जिस प्रकार आंसर राइटिंग मैंडेटरी है मेंस को क्लियर करने के लिए, वैसे ही प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन भी मैंडेटरी है। अभी सब इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने दिया है, किस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं आप, क्या क्या पढ़ना होगा, स्टडी मटेरियल जो दिया गया है उसमें से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको प्रायोरिटाइज करना है, आपको कौन सी चीज़ आपको सबसे पहले पढ़ना है, ये सब अभी मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले परीक्षा योजना के बारे में बात कर लेते हैं। जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उसकी योजना क्या है,
इस तरीके से है, उसको समझिए। प्रीलिम्स परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा जिसकी तैयारी के लिए आप इस ग्रुप में जुड़े हैं, ये कैसे होती है? ये प्रथम प्रश्न पत्र इसका होता है, जिसको हम लोग जीएस का पेपर बोलते हैं, सामान्य अध्ययन का पेपर बोलते हैं। जो मेंस के लिए हमको जाना है या फिर मेंस का जो टिकट हमको दिलाता है वो यही पेपर है। कट ऑफ इसी का डिसाइड होता है। सेकंड पेपर जो होता है, जिसको सीसैट पेपर हम लोग बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और यही नाम भी मतलब इसका प्रचलन में है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र इसको बोलते हैं। इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। 33% अंक आपको मतलब कुल मिला के चाहिए, अदरवाइज जीएस में आप कितना भी स्कोर कर ले जाए वो नहीं माना जाएगा। तो ये आपका सीसैट पेपर होता है। कहीं कहीं स्टेट पीसीएस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसको बोलते हैं, गैट भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है। सीसैट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका जीएस 1 के पेपर से ही कट ऑफ बनता है। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको पता होनी चाहिए। कई लोग तो पेपर भी दे आते हैं, वो पता नहीं कर पाते हैं चीज़। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, मतलब अगर आपके 3 सवाल गलत हुए तो एक सही वाले का अंक हटा दिया जाता है वहाँ से। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, काफ़ी अच्छी नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। मतलब इसमें आपको सतर्कता से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और तैयारी के दौरान भी आपको काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जानी होती है, जिससे आप सही उत्तर को ही चुने ओएमआर में। मुख्य परीक्षा जिससे आपको पोस्ट मिलेगी, ये 1500 नंबर का मुख्य परीक्षा का ये पैटर्न है। जीएस के यहाँ पे 6 पेपर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। जीएस 1 से लेकर 6 तक के पेपर्स होते हैं, सभी 200 नंबर्स के होते हैं। समान हिंदी का एक पेपर होता है और इसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। आई रिपीट, समान हिंदी का एक पेपर होता है यूपीपीसीएस मेंस में, और इसके नंबर जुड़ते हैं। एक पेपर आपका निबंध का होता है, यानी कि एसे का। एसे में यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास आयोग देता है। आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में लिख सकते हैं, और उर्दू माध्यम में भी लिख सकते हैं। मैंने आपका साक्षात्कार यानी पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होता है। ये 100 अंकों का होता है। 1600 में से आपको कुल मिला करके पोस्ट यहाँ पे मिलती है। एक अधिकतम और एक न्यूनतम अंक डिसाइड किया जाता है पर पोस्ट के लिए। अगर आप उस न्यूनतम वाले में आ जाते हैं तो आपको जो है पोस्ट मिल जाती है, जो भी मेन इसमें पोस्ट यहाँ पे लिख करके आती हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल पैटर्न है। लेकिन वही मैंने कहा कि यहाँ से बाकी के स्टेज तक पहुँचने के लिए फर्स्ट स्टेज जो कि स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसी की पूरी यहाँ पे तैयारी है, यही पूरी स्ट्रैटेजी हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपका प्रीलिम्स एग्जाम मई जून से पहले ही होगा, ये बात आप मान के चलिए। अदरवाइज 1 जनवरी को इतने आनंद फानंद में नोटिफिकेशन ना आता। आपका परीक्षा आप मान के चलिए कि आपका मार्च मिड में हो सकता है। डेट जल्द ही पता चल जाएगी एग्जैक्ट, लेकिन ये मान के चलिए आपके पास 90 से भी कम दिवस आपके पास बच रहे हैं। जब 90 से कम दिवस बचते हैं, सारा फोकस आपका प्रीलिम्स एग्जाम की तरफ होना चाहिए। प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से प्रैक्टिस यहाँ पे करनी होगी। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि अब आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर करना जरूरी है। आंसर राइटिंग अब होगी प्रीलिम्स के अगले दिन से, या फिर मेंस की कोई बात, कोई भी सिलेबस कवर किया जाएगा प्रीलिम्स के अगले दिवस से, ठीक है। और प्रीलिम्स के अगले दिवस से तैयारी को रिज्यूम करने के लिए मेंस के लिए आपको श्योर होना पड़ेगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट कुछ दिन बाद आता है। आप वो समय नहीं वेस्ट कर सकते, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस कितने दिन आपको देता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस तुरंत आ जाता है 100-110 दिवस बाद। तो इस वजह से आपको श्योर होना है कि आपका कट ऑफ हर हाल में निकल रहा हो। जो सदस्य इस ग्रुप में आ चुके हैं, हमारे स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, क्विज वाले ग्रुप में हैं, तो उनके लिए मैं एक एक करके आप बताने जा रहा हूँ क्या क्या आपको यहाँ पे फॉलो करना है, अभी तक की स्ट्रैटेजी क्या होती थी और उससे इतर क्या क्या यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रीलिम्स एग्जाम का जो सिलेबस हमको कवर करना है वो दिया गया है। 2 घंटे का आपको पेपर होता है, 150 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये बहुत क्लियर रहे आपको। 150 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स यहाँ पे 200 रखे जाते हैं। थोड़ा सा अजीब सा हिसाब किताब है, लेकिन ऐसा ही है और ऐसा ही होता है। 200 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस का यहाँ पे पेपर होता है प्रीलिम्स में। तो इस सिलेबस को ब्रेक डाउन करें तो ज़्यादा कुछ यहाँ से पता नहीं चलता है। मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं, ज़्यादातर चीज़ें हमको पीवाईक्यू से इसमें पता चल पाती हैं, लेकिन इतने सारे पीवाईक्यू देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता चल चुकी हैं। इसमें जैसे लिखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, इसको सबसे पहले ही लिख दिया है और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक कह सकते हैं। प्री में भी, मेन्स में भी, इवन इंटरव्यू तक में करंट अफेयर की चीज़ें बोर्ड का पैनल पूछता है। तो करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। पूरा ओवरऑल एग्जाम देखें अगर हम प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में, तो आप मान के चलिए 40% वेटेज जो है करंट अफेयर का है, बाकी अदर सब्जेक्ट का 60%। कई सारे स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर का उतना रोल नहीं होता, लेकिन यूपीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर का। इस वजह से मेरे हिसाब से शायद पहले ही लिख दिया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। फिर इसके बाद भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है। फिर भारत और विश्व का भूगोल लिखा है, जिसमें भौतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल, ये लिख दिया है और काफ़ी सही भी है। सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। फिर राजनीति और राइट्स इशू यहाँ पे लिख रखा है, तो संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, ये सब आता है। अधिकार संबंधी मुद्दे। फिर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। अब इसी से आपको पढ़ के पता चल जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से हर बार एक सवाल आता था, अब 2-2, 3-3 तक आने लग रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से, पॉवर्टी से 2-2, 3-3 सवाल आने लग रहे हैं। इंक्लूजन और डेमोग्राफिक्स, तो इंक्लूजन में स्कीम्स ज़्यादातर पूछ लेते हैं, ठीक है। इंक्लूजन मतलब इंक्लूजन स्कीम्स और
इनिशिएटिव्स, सरकार के सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, एक बार फिर से गवर्नमेंट स्कीम, और डेमोग्राफिक्स यानी कि सेंसस, आपका सेंसस अर्बनाइजेशन। तो इस तरीके से हमको पता चलता है पीवाईक्यू देखने से कि इन सब वर्ड्स का क्या मतलब है और किस चीज़ से या फिर किस सेगमेंट से क्वेश्चन बनाता है आयोग। ठीक, थोड़ा सा अंदाजा आपको पड़ा होगा कि ये सब क्यों लिखे हैं वर्ड्स और इससे क्या अभिप्राय है। फिर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। अगर किसी को भी लगता है कि डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वाले भी ये सवाल कर सकते हैं, तो उन्हें एक बार पेपर ये दिखाया जाए और इसके क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं, क्या वो कर पाएंगे? मेरा उत्तर होगा नहीं। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको इन सभी टॉपिक्स की डेवलप करनी पड़ती है, और हमारा स्टडी मटेरियल भी उसी के अनुरूप बनाया गया है। फिर इन्हीं सबको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया है किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे चीज़ें पूछेंगे ये लोग। तो ये लिख दिया है। आपको ये समझना है कि आपको खुद से रिसर्च और डेवलपमेंट पे नहीं जुट जाना है। जो भी यहाँ पे फाइनली लास्ट मोमेंट में स्टडी मटेरियल दिया गया है वो इन सारी चीज़ों को इनकम्पास कर लेगा, और आपको कहीं से अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यही हमारी यूएसपी रही है कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में हमारे ग्रुप चलते हैं। वो सिर्फ कहने के लिए या फिर मार्केटिंग गिमिक ना होकर के, सही बात हमारी टीम इसके लिए काम करती है कि हमारा स्टडी मटेरियल वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहे। इसमें सामान्य विज्ञान भी आता है। जैसे लिखा है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध जानकारी पर आधारित होंगे, जिनसे किसी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्लीकेशन एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी थोड़ा सा डिसएग्री हम लोग करेंगे कि जनरल एक्सपीरियंस वाले तो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन अगर ब्लैक बॉडी से उस पर पूछा जा रहा है, तो आप ब्लैक बॉडी का मतलब किसी से पूछिए तो आदमी काला शरीर ही बता देगा, लेकिन ऐसा नहीं काम करते जनरल साइंस में। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि जितना नॉलेज यहाँ पे जरूरी है, ओवरऑल जो आपको होना चाहिए साइंस के हर सेगमेंट के बारे में, चाहे फिजिक्स के कुछ चीज़ें हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के, सब हमने अपने साइंस के कंटेंट में शामिल कर लिया है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस पे आधारित हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें 33% भी नहीं ला पाएंगे। अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो 33% से अधिक ही अंक यहाँ पर लेकर के आएंगे। यहाँ पे जो लोग पहली बार सीसैट का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ये अपने थॉट्स में क्लैरिटी रखिए कि हम कौन कौन से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तैयारी के दौरान ही आप मंतव्य बनाइए कि मैं क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से सेगमेंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। तो जैसे सामान्य हिंदी कुछ लोग तैयार करेंगे, कुछ लोग इंग्लिश तैयार करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सिलेक्टेड चैप्टर्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आपको 33% लाने हैं, आप चाहे 33 लाएं, चाहे 66 लाएं, चाहे 95% लाएं, इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। 33 हर हाल में लाना है, 33 से कम में फिर बात बिगड़ जाएगी। और कई सारे ऐसे काबिल लोगों को हमने देखा है जो जीएस में अपना कट ऑफ आसानी से क्लियर कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो मेंस नहीं लिख पाए, क्योंकि उनके सीसैट में कम हो रहे थे 33% से। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि लास्ट मोमेंट में एटलीस्ट सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको लगा लीजिए सीसैट में, क्योंकि सीसैट में ऐसा कोई खास पैटर्न चेंज करते नहीं है। ये थोड़ा सा अच्छी बात हो जाती है। जीएस में तो लगातार पैटर्न बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जाने के तरीके नए हो रहे हैं, क्वेश्चंस बदल रहे हैं, लेकिन सीसैट के पेपर में अभी भी वैसी चीजें पूछी जाती हैं जो 4-5 साल पहले पूछी जा रही थी। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बाद ही कुछ यहाँ पे करिएगा। हमने यहाँ पे जो क्या किया है कि जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं, जो लोग 6500 वाले ग्रुप में आए हैं, उनको सीसैट का भी कंटेंट दिया है, तो आप उससे तैयार कर सकते हैं और अपना पीवाईक्यू लगा सकते हैं। उसके साथ कुछ प्रैक्टिस के कर सकते हैं सेट भी हम लोग देंगे ग्रुप में, स्टडी मटेरियल वाले में, तो आप उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना ही यहाँ पे काफी होगा। प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिएगा, इसमें ज्यादा कोई इसमें ऐसा खास कंटेंट होता नहीं है। प्रैक्टिस पे आधारित ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। कुछ चीजें याद करने वाली भी हैं, उदाहरणों पे आधारित वर्तनी जैसे है, तत्सम तद्भव है, मुहावरे, थोड़े से पर्यायवाची आपको लर्न करने पड़ सकते हैं। हमारी पीडीएफ में जितने शब्द दिए हैं वो काफी होंगे। तो इतना ही मैं कहूंगा। सीसैट पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। जीएस पे ज्यादा फोकस रहेगा आपको, लेकिन 5% अपना तैयारी का हिस्सा, 5 to 10% जितना आपका कमजोर है ये सेगमेंट, उसके हिसाब से आप समय यहाँ पे डिवोट कर सकते हैं अंतिम दिनों में। अब यक्ष प्रश्न, टारगेट कितना करना है? टारगेट तय किससे तय होता है? टारगेट अनुभवों के आधार पर तय होता है। अनुभव क्या कहता है? अनुभव ये कहता है कट ऑफ एनालिसिस। देखो कट ऑफ एनालिसिस क्या है? 2018 में 900 करीब पोस्ट थी, ठीक है, और कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ यहाँ पे गया था 126 नंबर आउट ऑफ 200। 200 नंबर्स में से आपका 126 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गया था जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, यानी कि 94.5 यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए थे आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पोस्ट का यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ लोग कहेंगे 220 पोस्ट है तो कट ऑफ एकदम टच हो जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा, ऐसी चीजें नहीं काम करती यूपीएससी में। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि पेपर कैसा बन करके आया। जैसे पेपर यहाँ पे थोड़ा सा इजी टाइप था। अभी तक के जितने पेपर हुए हैं पिछले 6-7 साल में, सबसे इजी 2018 वाला माना जाता है, आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया था। बाद में मॉडरेट लेवल के जैसे पेपर आजकल आ रहे हैं वैसे पूछे जाने लगे, तो कट ऑफ यहाँ पे गिरा। कट ऑफ यहाँ पे 117 गया था। 87.75 क्वेश्चन यहाँ पे पीसीएस 2019 का कट ऑफ गया था।
पीसीएस 2020 का कट ऑफ 110 गया था। यहाँ पे मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि सभी कैटेगरीज के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए उस हिसाब से कम था। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि टारगेट आपको हाईएस्ट का करना है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस में से 82.5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको चाहिए थे, और 110 नंबर 200 में से चाहिए थे आपको इसमें। 2020 वाले में, 2021 वाले में 115 कट ऑफ यहाँ पे गया था आउट ऑफ 200, और 2022 वाले में कट ऑफ गया था 111। 2022 वाले में कितना कट ऑफ गया? 111 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पर क्या समझे? आप यहाँ पर ये समझ जाने चाहिए अब तक कि 100 क्वेश्चंस का हमको टारगेट रखना है, 100 सही क्वेश्चंस का आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्किंग। तो आप बहुत सेफ साइड रहेंगे, और जितने भी कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस निकल आते हैं पेपर में, हर बार 2-3 सवाल डिस्प्यूटेड होते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन भेजा जाता है। हमारी टीम भी उसमें सपोर्ट करती है स्टूडेंट को, हम बाकायदा प्रूफ वगैरह जो है शो करते हैं कि ये वाले आपको लगाना चाहिए। इस साल भी ऐसा हुआ था, एक हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, एक पॉपुलेशन पॉलिसी वाला क्वेश्चन डिस्प्यूटेड निकला था। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का टारगेट 2070 माना था कमीशन ने, लेकिन एक्चुअली वो पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से 2045 होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं, तो इनसे बचते हुए, इनको दरकिनार करते हुए आपको टारगेट रखना है कि हमारे 100 क्वेश्चन हर हाल में सही और नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट करके, जिससे हम तुरंत ही प्रीलिम्स के अगले दिन दिवस से मेंस के लिए लग सकें। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 90 क्वेश्चंस का टारगेट रखते हैं और आपके 2-3 डिस्प्यूटेड वाले केस में फंस जाते हैं, फिर आप श्योर नहीं हो पाते हैं कि हम कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और jab तक रिजल्ट आता है आप मेंस का काफी समय गवा देते हैं, और फिर वहां से मेंस की भी कहानी खराब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि जितना भी यहाँ पे आपको पास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिला है, अगर आप 100 सही क्वेश्चंस को यहाँ पे निकाल रहे हैं प्रीलिम्स के दिन ही, नेगेटिव मार्किंग हटा करके, मतलब ऑफिशियल की से मिलाने के बाद अगले दिन, तो आप तुरंत ही मेंस के लिए जुट सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि 100 क्वेश्चंस यहाँ पे टारगेट करने हैं सही वाले, कुछ लोग इसको बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट मानते हैं। आप भी समझिए कि स्टडी मटेरियल से 125 किए जा सकते हैं, आपको करने हैं सिर्फ 100। मान लीजिए आप पूरी एफिशिएंसी अपनी नहीं भी दे पाए एग्जाम में, कुछ एक भूल गए फैक्ट को, जो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कंफ्यूज हो गए, तब भी 100 तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अगर आपने हमारा पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ा और सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से प्रैक्टिस की हो। हमारा परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 125 क्वेश्चन हमने बकायदा स्क्रीनशॉट के साथ यहाँ पे प्रूफ दिया है किस तरीके से किए जा सकते थे। इसमें हम डिस्कशन ग्रुप में हुए डाउट डिस्कशन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से 125 सवाल आप कर सकते थे 150 में से। डिफिकल्ट वाले सवाल भी कर सकते थे इनमें से, कई सारे मॉडरेट लेवल के भी, और जितना इन्फॉर्मेशन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, उतना ही जो है आपको यहाँ पे पेपर में पूछा गया, मतलब जितना ही हमारे स्टडी मटेरियल में था उसी में से पेपर में पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितना जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है उसी में से पूछ लिया गया एग्जाम में। तो बहुत लंबा या फिर बहुत नंबर ऑफ पेजेस का हमने स्टडी मटेरियल दिया ही नहीं आपको, लास्ट ईयर भी और इस साल उससे भी कंसाइज किया गया है। स्टडी मटेरियल हमारा लगातार जो है लेंथ में शॉर्ट होता जा रहा है, और कॉम्प्रिहेंसिवनेस उसकी बढ़ती जा रही है। आप अगर पिछले 1-2 बैचेस को ज्वाइन किए होंगे तो खुद ये चीज नोटिस करेंगे, जितना यहाँ पे पूछा जाता है परीक्षा के पेपर के क्वेश्चन में, उतना ही हम यहाँ पर पहले से देते हैं। ये वन लाइनर में आपको दिया था करंट अफेयर लास्ट ईयर, इसकी पापा पीडीएफ, और इसी से क्वेश्चन आया है। करंट अफेयर के आप सवाल ले लें, करंट अफेयर के तो आप सारे के सारे सवाल ले सकते हैं। हमारे करंट अफेयर में से ही जो है आप 95 से 98% सवाल कर सकते हैं। 1-2 सवाल जो छूटते भी हो, कई बार पुराने होते हैं। मान लीजिए 2023 का पेपर है और उसमें करंट अफेयर का सवाल 2021 का जनवरी का पूछ लिया, तो बस वही सवाल छूटेगा, और वो भी हमने 2021 में कराया होगा पास्ट में, लेकिन हम उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो करंट अफेयर में 95 से 98% आपकी एक्यूरेसी रहती है। अगर आप 33 से लेकर 37 सवाल देखते हैं प्रीलिम्स में, तो आप आसानी से जो है इसमें 33 से 34 सवाल कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 37 सवाल आते हैं तो। तो इस तरीके से हमारी एक्यूरेसी रहती है करंट अफेयर में, और ये आप किसी मैगजीन से नहीं अचीव कर सकते हैं, किसी भी मैगजीन से आप इतना नहीं अचीव कर सकते हैं। बाकायदा सबके प्रूफ हम देते हैं, सब बातें जो है प्रूफ के साथ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई भी ख्याली पुलाव नहीं पकाया जा रहा है, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जिनके पास पास्ट स्टडी मटेरियल है वो पेपर से मिला सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रूफ दिया है। जो जो यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए इसमें केवल थीम पूछी गई थी इस दिवस की, और वही थीम यहाँ पे दी है हमने। जो जो यहाँ पे अवधारणाएं पूछी गई हैं, कई सारे क्वेश्चंस हमारे पेड क्विज से होते हैं। जो लोग पेड क्विज से जुड़े हैं, पेड क्विज को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। पेड क्विज से हर बार जब से हमने इंट्रोड्यूस किया इसको 2021 से, इसमें 35 प्लस सवाल आपको पेड क्विज से ही आ जाते हैं 150 में से, और पिछले साल 40 प्लस गया था। इसको हम और भी आगे ले जाना चाहते हैं, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यहाँ पे क्विज में कराए जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा, क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे कम करते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहली बार 11,000 क्वेश्चन कराए गए थे, फिर 7,000 कराए गए, पिछली बार शायद 5-6 हजार के आसपास ही कराए गए थे। तो इसमें से अगर आपको 40-45 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई घाटे का सौदा है नहीं। चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले आप क्वेश्चंस देख लें, चाहे मैचिंग वाले क्वेश्चंस देख लें, चाहे लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले क्वेश्चंस देख लें, चूज नॉट करेक्ट वाले देख लें, चूज करेक्ट वाले आप यहाँ पे कर सकते थे। जैसे 780 पेजेस हमने निकाले थे लास्ट टाइम, ठीक है, और इस साल जितने पेजेस हमने निकाले हैं उसमें से भी आप क्वेश्चंस देखेंगे
तो ये ज्योग्राफी का जो ये सिद्धांतों पे जो क्वेश्चन आया था, सिद्धांत और उसके प्रतिपादक, ये भी जो है उन नोट से किया जा सकता था। अगेन पेड क्विज से ये वाले क्वेश्चन किए जा सकते थे। यूपी करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लें आप, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लें, कोई भी क्वेश्चन जो है छूटता नहीं है हमारे करंट अफेयर से और हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट से भी। जैसे ये वाला सवाल देखिए आप, ये संयुक्त प्रांत किसान सभा में किस नेता ने गठन किया था? अब इंद्र नारायण द्विवेदी, इन्होंने मेंबर का नाम पूछा। ये जनरली बुक्स में अदर में दिया ही नहीं है, अभी तक भी अपडेट नहीं है। आप खुद ही मिला सकते हैं, जो पॉपुलर बुक्स हैं उनमें दिया ही नहीं है इनका नाम, हमारे नोट्स में दिया था। और ये एग्जाम के पहले दिया था, ऐसा नहीं कि बस एग्जाम हुआ उसके बाद से अपने नोट्स में अपडेट किया, ये हमारे नोट्स में पहले से ही था। इसको मैं एक-एक क्वेश्चन ना पढ़ते हुए ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए। आप खुद ही देख लीजिएगा, यहाँ पे फ्री वाले ग्रुप में है अवेलेबल। तो चाहे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन इसमें पूछा हो, चाहे मैचिंग वाले सुमेलित वाले क्वेश्चन पूछा हो, पूरा डेटा आपके नोट्स में पहले से ही होता है। बस आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और उससे संबंधित सवाल पेड क्विज में सॉल्व करने हैं। आप भी आसानी से 100 क्वेश्चंस क्लियर करके तुरंत ही मेंस के लिए लग सकते हैं, ठीक है? तो जो-जो यहाँ पे पूछा गया है, वो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में या फिर हमारे स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी गिवन था या गिवन होता है हमेशा ही। तो ये तो 2023 वाला मैंने दिखाया, आप 2022 वाला देख सकते हैं, 2021 वाला भी देख सकते हैं, जब से हमने इसको कलेक्ट करना शुरू किया है। जैसे 2023 के पेपर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, वो सभी हमारे नोट्स में गिवन थे। जो संघीय बजट 2023-24 से पूछा गया, सब यहाँ पे डेटा पहले से गिवन था। साइंस के क्वेश्चन हो, चाहे स्टैटिक के हों, चाहे जो है साइंस टेक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी उसको करंट अफेयर में करा दिया था। ये 2023 वाला रहा, अब 2022 वाला भी देख लेते हैं थोड़ा-सा ग्लिम्प्स इसका। 2022 में भी 113 सवाल आप कर सकते थे हमारे स्टडी मटेरियल से और हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से। उन सभी का प्रूफ हमने यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हैं, ये पहले से ही फ्री वाले टेलीग्राम में अवेलेबल है, काफ़ी लोग देख भी चुके होंगे। यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए कि जो भी स्टडी मटेरियल आप पढ़ेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा हमारे प्रीलिम्स पेपर में, जो आपका मार्च में होने वाला है, हो सकता है, संभावित है। तो जितना यहाँ पे दिया जाता है, जैसे आप ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे समिट में कुछ लोग पूरा-पूरा वीडियो बना देते हैं आधे घंटे का, इससे ये होगा, इससे वो होगा, फायदे होंगे। अच्छी बात है, वो मेंस में हेल्प कर सकता है। लेकिन एज़ एन एस्पिरेंट आपको कई सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं प्रीलिम्स के पहले। आप सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते हैं या फिर आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे के नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो हमारी टीम क्या करती है, आपको करंट अफेयर का टोटल कंपाइलेशन देती है। एग्ज़ाम से पहले उसका रिवीजन कराया जाता है, यूट्यूब में वीडियो आता है, आप देखते ही रहे होंगे। पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, करंट अफेयर का पापा वीडियो देते हैं। उससे पहले सेक्शनल कराया जाता है रिवीजन और फिर वन लाइनर के साथ कंबाइन करके उसको पापा वीडियो फॉर्म में दे दिया जाता है। उसकी पीडीएफ पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलती है और उससे पहले भी मंथली करंट अफेयर आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो मंथली करंट अफेयर का स्क्रीनशॉट है ये। तो जो-जो इसमें स्टेटमेंट पूछे गए हैं, तो वो ये यहाँ पे इतने में ही कवर करा दिए गए थे। कितना बड़ा है ये? मेरे हिसाब से एक पूरा पैराग्राफ भी नहीं है और इससे आप पूरा क्वेश्चन अपना सही कर सकते थे। डेट्स देख लें आप, चाहे गवर्नमेंट स्कीम देख लें। गवर्नमेंट स्कीम से हमारा कभी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता है और जनरली आप अदर बुक से नहीं कर पाते अपना क्वेश्चन। जो-जो यहाँ पे स्कीम पूछी गई 4 की चारों, उनके ईयर और उनका ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी पीडीएफ में गिवन था। तो इसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूपी जीके वाले क्वेश्चंस भी देख पा रहे होंगे, अदर सब्जेक्ट के भी हिस्ट्री के ज्योग्राफी क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे कंटेंट में से आप कर सकते थे। जितना-जितना यहाँ पे गिवन था, उतने सही क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते थे। और आशा करते हैं कि इस साल वाले 2024 वाले एग्जाम के बाद भी ऐसी पीडीएफ बनेगी। आप उसको देख कर के जो है पछताएँ नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको दिया गया है, आप उसमें करें और उसका लाभ लें कुल मिला कर के। इधर-उधर की चीज़ों में मत पड़िएगा। अगर आप हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, तो एटलीस्ट जितना यहाँ पे कराया गया है, वही यहाँ पे पढ़िए। इस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं, इसका थोड़ा-सा आइडिया ले लेते हैं हम लोग। प्रायोरिटी सेट करने में आपको आसानी होगी, हालाँकि पढ़ना तो आपको सब कुछ है। किसी भी विषय को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते समय ही आप क्वेश्चंस को छोड़ेंगे जो डिफिकल्ट लग रहा है। तैयारी के दौरान किसी भी विषय को छोड़ा नहीं जाता है। तैयारी के दौरान अगर आपने पिक चूज़ करना शुरू कर दिया, उतना ही आप कट ऑफ से दूर होते चले जाते हैं। जैसे हिस्ट्री यहाँ पे गिवन है एंशिएंट और मेडिवल से। यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे एंशिएंट से, 10 यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे टोटल 15 एंशिएंट मेडिवल से आए, जिसमें से एंशिएंट के 10 और मेडिवल के 5 थे। 11 यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के थे। तो कुल मिलाकर कितने सवाल हुए? 26 सवाल। आप देख रहे हैं कितना हुआ है? 26 150 का लगभग हुआ 1/6 हिस्सा। तो हिस्ट्री काफ़ी एक बड़े पोर्शन में आती है। हिस्ट्री को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है आपसे या कोई सलाह दे रहा है कि एंशिएंट मिडल बड़ा है, इस वजह से इसको पूरा छोड़ दीजिए, आप इसका रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हैं, अगर आप कई बार पूरा विषय छोड़ देते हैं एग्जाम में, कई बार उसके सरल वाले सवाल आप नहीं कर पाते हैं और उतना ही का आप कट ऑफ से दूर चले जाते हैं। एंशिएंट मिडल के यहाँ पे कितने आए? 15 सवाल इधर आए और 9 सवाल इधर आए। तो अगेन इसमें कितने? 24 सवाल आए 2022 में। यहाँ पे 8 सवाल यहाँ पे एंशिएंट मिडल के आए थे और 11 मॉडर्न हिस्ट्री या फिर इंटरनेशनल मूवमेंट के हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आए 19 और इधर आए थे यहाँ पे करीब 22
और यहाँ पे आए थे 21। तो 20 से ऊपर हमेशा रहता है ग्राफ हिस्ट्री में, और 25 से ऊपर भी कई बार रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। कितना भी आपको बोरिंग लगती हो, आपको अनप्लीजेंट लगता है इसको पढ़ना, लेकिन जितना हमने एटलीस्ट दिया उतना आप जरूर कंप्लीट करिए, इसका लाभ आपको मिलता है। कई सारे आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे जो अन्य लोग नहीं कर पाएंगे, और आपको उससे एज मिलता है आपके एग्जाम में। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 7 करंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि 4 यहाँ पे क्वेश्चन है स्टैटिक से, स्टैटिक इकोनॉमी से, और 7 करंट अफेयर से आए। स्टैटिक इकोनॉमी और बाकी बचा करंट अफेयर से आया। इसमें भी जैसे लिखा है 8 मोस्टली करंट अफेयर से आया। इसमें 10, इसमें 11, इसमें भी ज्यादातर चीजें करंट अफेयर से आई। तो इकोनॉमी करंट और स्टैटिक इकोनॉमी में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू के हिसाब से इसमें डिवीजन कर दिया, जिससे आपको कॉम्प्रीहेंड करने में आसानी हो। ये यहाँ पे सवाल है स्टैटिक इकोनॉमी के, स्टैटिक इकोनॉमी, और ये यहाँ पे प्रश्न है दाईं तरफ इकोनॉमी करंट के, इकोनॉमी करंट अफेयर। जैसे यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव बीन यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी जैसे सिलेबस पे हमने देखा था, एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, तो इसमें पूछा गया कि कौन कौन से मेथड हम यूज करते हैं। हेड काउंट रेशियो हमने यूज किया है, कैलोरी इनटेक यूज किया है, कई सारी कमिटीज ने कैलोरी इनटेक रिकमेंड किया था, कुछ कमिटीज ने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस किया था एज अ मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पर कैपिटा इनकम कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि भारत में सीजनल एम्प्लॉयमेंट कई बार होता है, और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म रहा नहीं। तो आंसर यहाँ पे 1 2 3 सही है। ऐसे ही अगर इकोनॉमिक करंट अफेयर में देखें, जैसे इसमें है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो जैसे ये पूछा गया है, तो आपको इसका उत्तर तभी पता चलेगा जब आपने बजट 2021 या फिर जिस भी साल का पूछा गया है, आपने उसका अध्ययन किया हो। जैसे इस साल बजट कौन सा वाला इंपॉर्टेंट होगा, 2024-25 का। तो बजट 2024-25 के आपको नोट्स दिए जाएंगे। फेब में बजट अनाउंस होता है, आपको फेब मिड तक सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे बजट 2024-25 के, और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे 2022-23 वाले इकोनॉमिक सर्वे के इस साल काफी सारे क्वेश्चन आए थे, जो पेपर आपका प्रीलिम्स वाला 2023 वाला जून में हुआ था। जैसे इसमें बजट 2021-22 से सवाल आया था। इसमें व्यय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था कि किसको कितना एक्सपेंडिचर अलॉट किया गया है, एलोकेट किया गया है, किस मद को कितना दिया गया, उसके क्रम में यहाँ पे लगाना था। डिफेंस को कितना मिला, इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जाएगा, सब्सिडी में कितना, और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज इसमें कितना। जैसे इसमें पूछा कि पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी थी, तो योगिंदर कुमार अलग कमेटी ने। फिर इसमें कुछ जो स्कीम्स पुरानी चलती हैं उसको क्रम से लगाने को आ जाता है। पुरानी स्कीम को हम स्टैटिक इकोनॉमी मान सकते हैं, जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव के बारे में दिया था वो यही है। और जैसे इसमें पूछा है कि गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वगैरह की अवधारणा, डब्ल्यूपीआई हो गया, सीपीआई हो गया, ये सब। और जो बैंकिंग संबंधित पुराने इनिशिएटिव रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम रही है, जो पॉलिसीज रही हैं बेसिकली पुरानी, उनके बारे में अगर पूछा जाता है, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 90s में आए थे उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसको हम स्टैटिक इकोनॉमी बोल सकते हैं। और जो एकदम लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे बजट में कोई नई स्कीम, कोई नया टैक्स या फिर नई डेफिनेशन या नई अवधारणा इंट्रोड्यूस की जाती है, तो उसको हम लोग इकोनॉमी करंट अफेयर बोलते हैं। जैसे इकोनॉमी सीए का हम ये सवाल बोल सकते हैं, 2018 के पेपर का है। अक्टूबर 2018 में जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें ये पूछा गया था कि जो लेटेस्ट एनएफएचएस आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 वाला लेटेस्ट था उस समय, ठीक है। इस समय तक का लेटेस्ट कौन सा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसमें 2.2 यहाँ पे बताई गई थी कि टीएफआर चल रही है। 2020 के पेपर में अगर आपको याद हो, आप कीजिएगा 2021 के पेपर में, 2021 या 20 के पेपर में आया था रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कितना होता है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी आपका होता है 2.1, यही पूछा गया था। तो ये आपका इकोनॉमी स्टैटिक हम लोग कह सकते हैं। जो डेफिनेशन बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो बुक्स में है, वो आपका इकोनॉमी स्टैटिक है। जो लगातार बदल रहा है, करंट अफेयर में है, वो आपका इकोनॉमी करंट। तो इकोनॉमी स्टैटिक के कम सवाल आते हैं, इकोनॉमिक करंट के ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिक करंट आपका कवर होगा जो हम पीडीएफ देंगे। इकोनॉमिक स्टैटिक की आपकी कंपाइलेशन पीडीएफ मिलेगी। अभी कंपाइलेशन लिस्टिंग के बारे में हम आपके पास आने वाले हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, कान खोल करके, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में दिख रहा होगा। लेकिन पढ़ना क्या है सबसे पहले, इतिहास में यानी हिस्ट्री में सबसे पहले आपको कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़नी है, फिर लिस्टिंग पीडीएफ। यही क्रम रहेगा सभी सब्जेक्ट में। जहां जहां पर लिस्टिंग और कंपाइलेशन दोनों है जिस सब्जेक्ट में, तो पहले कंपाइलेशन पीडीएफ पढ़ना है, फिर लिस्टिंग। आप साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मेरे पास ये सवाल लेके नहीं आया डिस्कशन ग्रुप में कि क्या हम सर केवल कंपाइलेशन पढ़ लें या फिर केवल लिस्टिंग पढ़ लें। नहीं, 2 पीडीएफ दी गई हैं, इनका कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य अभी हम क्लियर कर देंगे आपको। कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग पीडीएफ दोनों आपको स्टडी करना है। इसके बाद आपको यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू यहाँ पे लगाने हैं। जितना हमने पीवाईक्यू दिया है ग्रुप में वही सफिशिएंट है। टॉपिक वाइज हमने पीवाईक्यू दे दिया है, जो रेलिवेंट है आज भी वो हमने दिया है। तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं। कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ने के बाद आप साथ साथ भी कर सकते हैं,
टेस्ट सीरीज में जो हिस्ट्री क्वेश्चंस आएंगे वो आपको करने हैं, पेड क्विज में जो हिस्ट्री क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपका एडिशनल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी हमने जो दिया होगा, कई सारा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 1000 हमने इजी लेवल वाले दिए हैं, टॉप 500 एंशिएंट के दिए हैं अलग, मेडिवल के दिए हैं अलग, एंशिएंट के दिए हैं अलग। तो क्वेश्चन बैंक जो है सबसे लास्ट में प्रायोरिटाइज करना है, यानी कि आप सबसे पहले कंपाइलेशन लिस्टिंग अच्छे से पढ़ चुके हो, फिर पीवाईक्यू लगा चुके हो हिस्ट्री के जो हमने दिए हैं यूपीपीसीएस के, और फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कर चुके हो हिस्ट्री के, तब आप इस पे आइएगा पेड क्विज के क्वेश्चंस करने के बाद। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने सारे अगर कर लिए और आपके पास समय कम बच रहा है, तो आप लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन बैंक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली चीजें प्रायोरिटी पर करनी है। कंपाइलेशन लिस्टिंग को पढ़ना, स्टडी करना, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना यूपीपीसीएस के हिस्ट्री के टॉपिक वाइज पीडीएफ से, टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री क्वेश्चंस लगाना और पेड क्विज से हिस्ट्री क्वेश्चंस लगाना, ये जरूर करना है। क्वेश्चन बैंक का समय आपके पास नहीं बच रहा है तो आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए इसको भी लगा लीजिएगा। मतलब लास्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा, पहले ये करना है, क्वेश्चन बैंक लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। फिर ज्योग्राफी भूगोल की बात कर ले रहे हैं। भूगोल में क्या है, कंपाइलेशन लिस्टिंग है, जैसे हिस्ट्री में है वैसे ज्योग्राफी में है। कंपाइलेशन लिस्टिंग पहले, फिर पीवाईक्यू आपको लगाने हैं, ज्योग्राफी के पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं सारे यूपीपीसीएस के, उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर टेस्ट सीरीज लगानी है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जितने ज्योग्राफी क्वेश्चन हैं वो आप पढ़िए, और फिर क्विज से जितने क्वेश्चन ज्योग्राफी कराए गए हैं वो सारे अटेम्प्ट करिए। इसके बाद आपके पास समय बच रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक पे आ सकते हैं। राज्य व्यवस्था में जैसा ऊपर बताया गया वैसे ही करना है, क्योंकि जैसे पॉलिटी के आपको करीब 500 क्वेश्चन हमने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको आपको तभी पढ़ना है जब आप लिस्टिंग कंपाइलेशन की कंप्लीट कर लें। आपको जो टेस्ट सीरीज होगी सेक्शन वाइज पॉलिटी की उसको अटेम्प्ट कर लें, और पेड क्विज में जितने पॉलिटी क्वेश्चन कराए जा चुके हैं उसको कर लें। देन आप जो है कर सकते हैं जो क्वेश्चन बैंक दिया है पॉलिटी का उसको। लेकिन लिस्टिंग कंपाइलेशन पॉलिटी की सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है, मेजर पार्ट वही है जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के बाद हम लोग इकोनॉमी पे आ जाते हैं। स्टैटिक इकोनॉमी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी स्टैटिक में क्या करना है, इकोनॉमी की सिर्फ कंपाइलेशन पढ़ना है, इसकी लिस्टिंग नहीं होती है कोई भी। लिस्टिंग की जगह क्या होता है इसमें, लिस्टिंग की जगह यहाँ पर होता है इकोनॉमी का करंट अफेयर। इकोनॉमिक करंट अफेयर कैसे कवर होगा, बजट की पीडीएफ आपको फेब मिड में दी जाएगी, जब बजट ऑब्वियसली जब सरकार का रिलीज होगा डॉक्यूमेंट तभी हम दे पाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे जब गवर्नमेंट का रिलीज होगा तो उसकी समरी हम लोग देंगे। यूपी बजट जब रिलीज होगा तो इसकी समरी आपको मिल जाएगी। तीनों ही डॉक्यूमेंट बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के होते हैं, एग्जाम से 20-25 दिवस पहले आपको मिलेगा, लेकिन इतना शॉर्ट होता है कि आप उसे आसानी से कंप्लीट कर सकें। 60 पेजेस से भी कम में आपको तीनों डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, आप उसको आसानी से रीड कर सकेंगे। फिर एनवायरमेंट में सिर्फ लिस्टिंग कंपाइलेशन और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। पेड क्विज तो आपको सारी करनी है जो लोग पेड क्विज से जुड़े हैं, तो इस तरीके से आपका एनवायरमेंट कंप्लीट होगा। देन आपको साइंस में जिस तरीके से ऊपर बताया गया वैसे ही करना है। सबसे पहले लिस्टिंग और कंपाइलेशन साइंस की, यहाँ पे जनरल साइंस की बात हो रही है। जनरल साइंस आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी पूरी। साइंस टेक का मैंने बताया, करंट अफेयर में जितना साइंस टेक होता है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। अच्छा, साइंस टेक और जनरल साइंस में क्या अंतर है इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। फ्रियॉन क्या है, रेफ्रिजरेशन के काम में आता है। एडोफॉर्म ये एंटीसेप्टिक है, और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये टीएनटी है तो एक्सप्लोसिव में काम आता है। टेफ्लॉन क्या है, यहाँ पे जिलेटिन दिया हुआ, जबकि टेफ्लॉन क्या है बेसिकली, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर होता तो सही हो जाता। तो ये जो अवधारणाएं हैं जो आपको बुक्स में देखने को मिलती है, तो आप कॉन्सेप्ट बुक्स में पढ़ते हैं और जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लगातार अपनी बुक्स में साइंस की, वो सब है आपका जनरल साइंस में जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। और अपने आसपास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं वो है साइंस टेक में, ये करंट अफेयर में कवर होगा आपका। जैसे चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें पूछा था कि वो हमने किस जो है लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया। जैसे चंद्रयान 3 अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, तो वो किससे लॉन्च किया गया है, जीएसएलवी मार्क 3 M4 से गया था, या फिर इसका जो रिनेमिंग कर दिया गया है LV-M3 M4, इससे लॉन्च किया गया था। तो ये सब जो है अपने आसपास हमको देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे घटनाएं घटित हो रही हैं। तो ये है आपका साइंस टेक, ये आपका मंथली करंट अफेयर से कवर होगा। साइंस टेक में इस तरीके के जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके जो उपयोग हो सकते हैं वो सब पूछे जाते हैं। 5G टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। जैसे यूपीएससी में लास्ट ईयर आया था या फिर 2 साल पहले कि क्यूबिट क्या होता है, तो क्यूबिट जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है, तो इसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। बायोफिल्म्स हो गया, 5G टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे सैटेलाइट इंटरनेट आजकल काफ़ी चर्चा में है, ठीक है? तो ये सब जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं करंट अफेयर कैसे कवर करना है। तो करंट अफेयर में सिर्फ मंथली करंट अफेयर आपको स्टडी करना है। डेली करंट अफेयर आपके ग्रुप में आता रहेगा, हम देते रहेंगे, लेकिन आप उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखिए। आप मंथली करंट अफेयर पे फोकस करिए। मंथली करंट अफेयर का मतलब ये है कि जो आपके ग्रुप में 30 से 35 पेजेस की जो मैगजीन दी जाती है, कई बार उसमें 29 पेज होते हैं, कभी 32-33, इस तरीके के जो मंथली करंट अफेयर दिए जाते हैं, जिसका हर मंथ में एक वीडियो आता है, मंथली करंट अफेयर का वीडियो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी पीडीएफ जो हम लोग देते हैं वही है मंथली करंट अफेयर।
इसको आपको दिया गया है, इससे आपको स्टडी करना है। जिस भी मंथ से आपको स्टडी करना है वो मंथ का नाम से लेकर यहाँ तक आपको दे दिया गया होगा दिसंबर तक। यहाँ पे नवंबर लिखा है, वहां से 2023 तक का। तो दिसंबर 2023 तक का जहां से दिया गया वहां से उसको कंप्लीट करना आप चालू कर लीजिए। जैसे आपको पता है आरओ के लिए हमारा करंट अफेयर का रिवीजन शुरू होगा 5 जनवरी से, वैसे ही आपका पीसीएस के एग्जाम से पहले हम लोग कराएंगे फरवरी मिड में करीब आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो रिवीजन के लिए यूट्यूब में वीडियो आएगा, लेकिन पीडीएफ आपको पेड ग्रुप मेंबर्स को मिल जाएगी। तो मंथली करंट अफेयर अभी पढ़ते रहिए, मंथली करंट अफेयर से ही आपका रिवीजन कराया जाएगा। मतलब जो रिवीजन वाली पीडीएफ होंगी वे बहुत अलग नहीं होंगी, बस उसी को कंप्लीट करके कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर दिया जाएगा। जो आपके एमसीक्यू होते हैं जो आपके मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ में है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में कर दिया जाएगा, जिससे रिवीजन में आसानी हो। लेकिन मंथली करंट अफेयर जहां से दिया गया है आपके ग्रुप में दिसंबर 2023 तक का, वहां तक कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। फेब मिड तक आपके सारे मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा टारगेट रखिए। और चूंकि मैंने शुरू में बताया नहीं है, आपको डेली स्टडी कम से कम 6 से 7 घंटे अब टारगेट यहाँ पर करना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, अदरवाइज फिर पनघट की राह बड़ी कठिन हो जाएगी। ठीक है, तो मंथली करंट अफेयर से ही आपको करंट अफेयर स्टडी करना है। डेली करंट अफेयर आएगा जरूर आपके ग्रुप में, लेकिन अब आप उसको स्किप कर सकते हैं। डेली का मंथली करंट अफेयर भी दे दिया जाता है, वो मेंस के लिए है, आप मेंस में उसका उपयोग कर सकते हैं। जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर है वो मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ है जो आपको ग्रुप में दी गई है, जहां से दिया गया है दिसंबर 2023 तक आप उसमें कंप्लीट कर लीजिए। कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है एग्जाम डेट क्लियर होने पर आपको बता देंगे, लेकिन जैसे मार्च में होने की संभावना बन रही है, तो जितना भी आपको पढ़ना है उसका रिवीजन कराया जाएगा और उसकी टोटल पीडीएफ पापा पीडीएफ के फॉर्म में एग्जाम डेट से करीब 20 से 25 दिवस पहले आपके ग्रुप में आ जाएगी। तो बस वही आपको पढ़ना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तब तक करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं। करंट अफेयर जितना मंथली पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिया गया है वो आप जो है अपने ग्रुप में पढ़ते रहिए। जितना भी आपको मंथली पीडीएफ अपलोड कर दी गई उसको तैयार करते रहिए, फिर जब करंट अफेयर की पापा पीडीएफ आ जाएंगी तो मंथली करंट अफेयर सब भूल करके उसको आप पढ़ने लगिएगा एग्जाम तक। प्रीलिम्स का कट ऑफ कैसे निकलता है? प्रीलिम्स का कट ऑफ निकलता है कैलकुलेटेड वे में पेपर को अटेम्प्ट करने से। ये सब जो है आपको स्ट्रेटजी आगे बताई जाएगी, लेकिन मैं अभी से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जो 150 क्वेश्चंस का जो आपका पेपर होता है वो रफली 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पिछले 4-5 वर्षों का जो एनालिसिस है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हमारे 150 क्वेश्चंस के पेपर में करीब 40 सवाल ईजी लेवल वाले होते हैं, मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं 60 से 70 के बीच, और आपके डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं 30 से 40 के बीच। अब आप सोच रहे होंगे इजी लेवल वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? इजी लेवल वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें वन वर्ड वाले सवाल पूछे जाते हैं, मतलब एक सवाल में एक ही फैक्ट पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सारे वन वर्ड वाले इजी होते हैं, लेकिन मोस्टली वन वर्ड वाले फैक्ट वाले सवाल इजी वाले क्वेश्चंस हम लोग कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस आपको 40 देखने को मिलते हैं। मॉडरेट लेवल वाले सवाल हम लोग उनको मान सकते हैं जो सुमेलित वाले सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत सुमेलित है, जिसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना पड़ता है, वो भी हम मॉडरेट लेवल वाला सवाल मान सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी खासी आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की और जो पूछा गया है उस टॉपिक की। जैसे यहाँ पे सूची 1 सूची 2 में मान लीजिए माउंटेन आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा मिनरल उस माउंटेन के इर्द गिर्द मिल रहा है वो आ गया। तो आपने पढ़ा होगा या तो माउंटेन के बारे में अच्छे से या मिनरल के बारे में, तभी आप यहाँ पे कर पाएंगे। मॉडरेट लेवल वाले 60 से 70 सवाल आते हैं, तभी यहाँ पे कहा जाता है पेपर फैक्चुअल होता है, क्योंकि मॉडरेट वाले सवाल 60-70 होते हैं और ज्यादातर इन्फॉर्मेशन डेंस सवाल होते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में कई सारी इन्फॉर्मेशन आयोग आपसे पूछता है। और फिर रहे बात डिफिकल्ट वाले सवालों की, डिफिकल्ट वाले सवाल कई सारे होते हैं, 30 से 40 मेरे हिसाब से सवाल डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। मॉडरेट डिफिकल्ट साइड होते हैं, कुछ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल छोड़ने ही पड़ते हैं आपको। तो आप ये मान के चलिए अगर आपने इस इजी लेवल में से आपने 37 सवाल भी करीब निकाल लिए, 37-38 सवाल, तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपने मॉडरेट वाले में कम से कम यहाँ पे 55 सवाल करीब निकाल लिए, 50 से 55 सवाल निकाल लिए, कई बार कट ऑफ तो इसी से क्लियर हो चुका होता है आपका। लेकिन अगर आप डिफिकल्ट वाले में भी हाथ मारते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे डिफिकल्ट वाले छोड़ देंगे। कई बार ऐसा होगा कि जो डिफिकल्ट वाला सवाल है उससे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उस टॉपिक के बारे में, तो अगर आपने यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस भी खींच लिए तो आराम से जो है आपका 100 का आंकड़ा पार हो सकता है। 100 के स्वीट स्पॉट पे आप पहुंच सकते हैं निगेटिव मार्किंग हटा करके, और तुरंत ही मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 100 सवालों तक पहुंचने के लिए पढ़ना आपको क्या-क्या है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिर से इसको देख लीजिए यहाँ पे, जब भी आपको कंफ्यूजन हो स्ट्रैटेजी पीडीएफ में इसको देख लीजिए कि क्या-क्या यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने को बताया गया है। ये अगर आपने पढ़ लिया और जैसे बताया गया वैसे पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली जैसे बताया गया है, तो आप जो है आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं पीसीएस 2024 प्रीलिम्स का। ये आपका क्विज ग्रुप है, जो लोग क्विज ग्रुप से जुड़े होंगे आपने इस तरीके का इंटरफेस देखा होगा। जो लोग क्विज ग्रुप से जुड़े हैं, आप यकीन मानिए कई सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। बहुत बेनिफिशियल रिसोर्स है हमारा, जब से हमने इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट को बहुत यहाँ से लाभ हुआ है। हमारी टीम यहाँ पर बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चंस और एकदम जो सिलेबस के रेलिवेंट फैक्ट वाले जो चीजें हैं उसको यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में अपलोड करते हैं, जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम फायदा हो सके। इसको कैसे अटेम्प्ट करना है इसको देख लीजिए।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4395 हम अटेम्प्ट करते हैं। कॉलर सेल्स आपको किस में देखने को मिलती है? तो कॉलर सेल्स जैसे अगर हमें पता है कि स्पंजेस में देखने को मिलती है, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। तो सही उत्तर इससे टिक से दिखता है। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, जैसे वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? तो जैसे मैं यहाँ पे बी चुनता हूँ तो ये रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे क्रॉस लग गया। क्रॉस का मतलब है कि जो मैंने चुना उत्तर वो रॉन्ग है, सही वाला ये वाला है। जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है वो आपका सही उत्तर है। तो ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। जो लोग इस ग्रुप के पार्ट बने हैं फी दे करके, आप यकीन मानिए आपको इसका लाभ भी लेना है। तो आपको पहले क्वेश्चन पे जाना है, यहाँ पे पिंड मैसेज में जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है, हाउ टू अटेम्प्ट पेड क्विज, इसका एक अलग से वीडियो भी हमने बना दिया था, इसको देख सकते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे गए यहाँ पे, और इस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर दिया। आप यहाँ पे कोशिश करिए कि कम से कम 100 क्वेश्चन आपसे डेली सॉल्व करें, 100 से 150 क्वेश्चन, और ये आपको बहुत लाभ देगा कंटेंट को तैयार करने में भी। और जैसा मैंने बताया, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। हमारा टारगेट यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम जब होता है तो कौन-कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं वो नहीं करना है, कौन-कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है, इसको देख लेते हैं। तो लोग गलती करते हैं, प्रीलिम्स नहीं अपना क्रॉस कर पाते हैं एग्जाम, फिर नेक्स्ट ईयर तैयारी करते हैं फिर से। वही मैंने कहा, सांप सीढ़ी वाला खेल, फिर से प्रीलिम्स के लिए लगना पड़ता है। अगर आप प्रीलिम्स पर अच्छे से ध्यान देते हैं तो तुरंत ही मेंस के लिए जुट सकते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर सकते हैं। निरंतरता बेहद जरूरी है। एक दिन आपने 12 घंटे 11 घंटे स्टडी कर लिया, 1 2 दिन 3 दिन, और फिर जो है डिमोटिवेट होकर के फिर कुछ नहीं करने लगे, ऐसा नहीं करिएगा। निरंतरता एक बनाइए, 6-7 घंटे का डेली एक डुएबल शेड्यूल बनाइए और उस पर स्टिक रहिए। अभी मान के चलिए मार्च में एग्जाम होगा और आपका अभी से लेकर के एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसमें आपने कुछ भी स्टडी ना की हो, ऐसा ना गुजर जाए, ये आपको इंश्योर करना है। निरंतरता बेहद जरूरी है। सिंगल सोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, चाहे जितना आप क्रिटिसाइज कर लें आप या फिर बाकी अन्य कई लोग पढ़ते यहीं से हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, फिर पढ़ते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फिर क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ लोग अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं, उनके हम आभारी हैं और आपके लिए हम काम भी करते रहेंगे, सभी के लिए काम करते रहेंगे। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं उनके लिए भी। जिसने बात मान ली है वो अपना सिलेक्शन लेकर आगे बढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं जो है मानी है वो अपना इधर अभी भी फंसे हुए हैं। तो एक ही स्टडी मटेरियल को लगातार कई बार आपको स्टडी करना है। ये नहीं करना है कि कई सारा स्टडी मटेरियल लेकर के उसका अध्ययन करने में जुटे हैं, उस पे जो है थीसिस लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। थीसिस लिखने का समय नहीं है, समय है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का और एक ही कंटेंट को बार बार स्टडी करने का। रेगुलर प्रैक्टिस का कोई विकल्प है नहीं, मैंने आपको प्रैक्टिस रिसोर्स इसी वजह से दिखा दिया। मल्टीपल रिवीजन के साथ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस पे आधारित ही बनते हैं, आपने एग्जाम में अगर देखा हो। जो लिस्ट वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाला जो सवाल है, या फिर जो आपका सवाल हम लोग ले लें असर्शन रीजन वाला, वो प्रैक्टिस पे ही आधारित तो है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझ तो लिया लेकिन उसको क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। ठीक है, तभी आप उसमें सही वाला कर पाते हैं। लिस्ट वाला और स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन तभी आप सही कर पाते हैं जब आपने प्रैक्टिस की हो, कॉन्सेप्ट को समझा भी हो और प्रैक्टिस भी की हो। तो जो नहीं करना वो यहाँ पे लिखा है राइट हैंड साइड। एक दिन बैठ करके आपने 10 घंटे दे दिए, फिर थक गए और फिर 3-4 दिन कोई पढ़ाई नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, फालतू गॉसिप में नहीं पढ़िए कि मार्केट में क्या चल रहा है, फला मैगजीन आ गई है, फला कोई यूट्यूबर पर्सन है वो ये बुक बता रहे हैं, कोई क्लेम कर रहे हैं कि फला बस 3 किताब पढ़ के आप पूरा प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। वो 3 किताब से कभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं, ना आगे कभी हो पाएगा। सिलेबस 3 किताब में नहीं समेटा जा सकता है, अदरवाइज हम सब भी वही किताबें कलेक्ट करके कुछ बन गए होते हैं। सिलेबस को कवर करना है आपको, आपको कोई किसी मार्केटिंग गिमिक में नहीं फंसना है, और जो एग्जाम की डिमांड पूरी करना बेहद जरूरी है। इस समय एग्जाम की डिमांड ये कहती है कि आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए और अच्छे से फैक्चुअल क्वेश्चंस पर ध्यान देना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को गैदर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन डेंस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और रेलिवेंट स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहिए। अभी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन लगाने बैठ गए या फिर उसका एनालिसिस करने बैठ गए तो क्या उसका कोई लाभ है? नहीं। तो जो जिस समय नीड है, आप प्रीलिम्स अपना क्लियर करिए, उसके अगले दिन से तुरंत जो है फिलोसफर मोड में आ जाइए, आंसर राइटिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, जो है एक दूसरे से सवाल करिए, क्वेरी करिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी एग्जाम की डिमांड ये कहती है कि हमें स्टूडेंट मोड में रह करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है जो प्रीलिम्स का है, उससे प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू लगाने हैं और अपना प्रीलिम्स में सिलेक्शन सुनिश्चित करना है सबसे पहले। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होगा, सिर्फ एक बार रीड करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना पड़ेगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें रटी नहीं जा सकती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिलेबस का एक पोर्शन तो काफ़ी अच्छा तैयार कर लेते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होता है। आप किसी भी सिलेबस के एक हिस्से को फैक्चुअली पूरा का पूरा रट लेते हैं, वो कारगर नहीं है जब तक आप पूरे सिलेबस को कवरेज नहीं देते हैं। कवरेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और ऐसा नहीं कि किसी भी पोर्शन को पूरा रट रहे हैं। आप सारी चीज़ें नहीं याद कर सकते हैं, सारी चीज़ें मेमोराइज़ करने का एग्ज़ाम का डिमांड भी नहीं है। ना ही एग्ज़ाम का जो कह सकते हैं पैटर्न है वो ये नहीं है कि आप सब चीज़ याद कर लें। बशर्ते आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के भी याद करने पड़ेंगे, कुछ आर्टिकल भी लर्न करने पड़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, लोकेशंस, ये सब लर्न करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड सब चीज़ें याद करनी है। आप जितना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आती जाती हैं और वही आपके एग्ज़ाम में काम आती है प्रीलिम्स में जब आप ओएमआर भर रहे होते हैं।
ठीक है, एक्टिव रिकॉल नाम की भी एक चीज़ होती है। तो ये ध्यान रखिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आपको फैक्चुअली रट लेनी है। कुछ लोग एकदम से सवाल बिल्कुल पूछने लगते हैं कि क्या सर हमें सारे आर्टिकल याद करने हैं? नहीं, सारे आर्टिकल किसी ने नहीं याद किए हैं। जो एग्ज़ाम क्लियर करके एसडीएम बने बैठे हैं उन्होंने भी नहीं किया है, जो आगे बनेंगे फ्यूचर एसडीएम वो भी नहीं करेंगे, ना ही एग्ज़ाम की डिमांड है। एग्ज़ाम आपसे नहीं कहता है या फिर सिलेबस नोटिफ़िकेशन आयोग की अपेक्षा है ही नहीं कि आप जो है सारे आर्टिकल याद कर लें संविधान के, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ना ही एग्जाम की डिमांड है। तो क्या करना है कि पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है? ओरल स्ट्रेटजी इसी के बारे में थी। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है, कुछ नोट मेकिंग आप चाहे तो कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए, इसी से लोगों ने अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर किए हैं पास्ट में भी। तो सारे फैक्ट्स को आप रट नहीं सकते हैं और ना रटने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखिए, आपको मल्टीपल टाइम्स हालाँकि रिवाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करिए कि सारी चीज़ को रटने बैठ गए, तब तो आप 2 पेज भी पूरे र रट नहीं पाएँगे एग्ज़ाम तक, ठीक है? तो आपको फैक्चुअली हर चीज़ को रटना नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ें हमारे स्टडी मटेरियल में हमने शामिल कर ली हैं, उसी को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज़ करेंगे, उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम के दिन देखने को मिलेगा। नोट्स बनाएँ या फिर नहीं, कई सारे लोगों का प्रश्न होता है, तो मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाने से जितना बचें उतना ही अच्छा होगा। और नोट्स आपके बनाएँ तो बहुत रेलेवेंट रहें और शॉर्ट रहें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है अच्छे से। जब एग्ज़ाम में काफ़ी दिन बाकी होते हैं, तब हम जो है अपनी क्रिएटिविटी आज़मा सकते हैं, नोट मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि जो चीज़ हम बिल्कुल भूल जाने वाले हैं और एकदम एग्ज़ाम में उसका आना अवश्यम्भावी है, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे आप देखेंगे सेंसस वाली चीज़ें कई लोग भूल जाते हैं, तो उसको लिख-लिख कर तैयार करते हैं, वो एक अच्छी हैबिट है, लेकिन हर चीज़ को नोट नहीं करिए। जैसे कुछ फैक्ट ऑलरेडी हमने नोट फॉर्म में दे दिया, उसको टैबुलर फॉर्म में हमने दे दिया है। जैसे अर्जुन अवार्ड हो गए, जो आपके कई सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर हो गई, गवर्नमेंट स्कीम के फैक्ट्स हो गए, वो ऑलरेडी हमने टैबुलर फॉर्म में दे रखा है। अब आप उसको नोट मत करिए, अब आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने की कोशिश करिए, उससे संबंधित आप क्विज़ सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए, वो ज़्यादा कारगर मेथड होगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बार-बार आप भूल जाते हैं और आपको पता है कि एग्ज़ाम में इससे आना ही आना है, तो आप उसको चाहें तो थोड़ा-सा शॉर्ट नोट्स उसके बना सकते हैं, क्रिस्प बनाइए, बहुत शॉर्ट में ट्रिक वाइज़ बनाइए, उसको शॉर्ट में नोट करिए, डायग्राम टाइप उसका बनाइए, पैराग्राफ में कभी नोट्स नहीं बनाना है और अब तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये मेरे कुछ रिकमेंडेशंस हैं नोट मेकिंग के बारे में। करंट अफेयर के मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको नोट मेकिंग करने की ज़रूरत है नहीं, करंट अफेयर हमारे ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है, इसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए, यही सबसे बेस्ट होगा। मेंबर्स के कई सारे डाउट हो सकते हैं, तो जो पेड ग्रुप के मेंबर डिस्कशन ग्रुप के साथ वाले मेंबर्स हैं, यानी जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, उन्हें डिस्कशन ग्रुप का भी सपोर्ट दिया गया होगा, तो आप अपने डाउट डिस्कशन ग्रुप में रखेंगे। एडमिन पैनल वहाँ पे नियुक्त रहता है टीम की तरफ से, तो आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। सारे डाउट्स का मतलब जो भी ऐसे डाउट्स आपके प्रीलिम्स 2024 से संबंधित है, सिलेबस संबंधित है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के, वो सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएँगे। कोई भी आपका करंट अफेयर में डाउट है, जीएस के किसी भी टॉपिक में आपका डाउट है, पीवाईक्यू में डाउट है, किसी फैक्ट में डाउट है, उसमें क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है, लोकेशन, फैक्ट कोई कन्फ्यूजन है, तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, आपको एडमिन पैनल वहाँ पे रिप्लाई करेगा। अगर आप डिस्कशन ग्रुप के पार्ट नहीं है, आपने ओनली स्टडी मटेरियल या फिर ओनली टेस्ट सीरीज या फिर ओनली करंट अफेयर विद टेस्ट सीरीज या फिर ओनली पेड क्विज विद करंट अफेयर, ऐसा कोई ग्रुप लिया है जिसमें डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं है, आप क्या करेंगे, आप इस गिवन नंबर पर जो है अपनी दुविधा बता सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल में आपका डाउट है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन केवल टेक्स्ट मैसेज पर यहाँ पर बात की जा सकती है। केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपना डाउट पूछिएगा, आपके डाउट का भी रिप्लाई किया जाएगा विदिन 24 आवर तक आपको वेट करना पड़ सकता है इसमें। लेकिन अगर आप डिस्कशन ग्रुप में, आपको यहाँ पे कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, प्रायोरिटी बेसिस पर प्रीलिम्स तक आपके सारे डाउट यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। अंत में फाइनली यही कहूंगा कि स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाना बहुत आसान है। जिन लोगों ने फॉलो किया वो सिलेक्ट हो चुके हैं, या आप पर डिपेंड करता है, आप इंटेंट पर डिपेंड करता है कि आप जो है सिलेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं। फाइनल एंड गेम जो है कुछ लोगों को लगता है कि उसी दिन होगा जिस दिन आपका एग्जाम है, या फिर जिस डेट पर एग्जाम है। ये बात सही भी है, लेकिन मेरा मानना है कि डेली डेली आप जब अपने गोल्स जीतते जाते हैं स्टडी के, रिवीजन के और प्रैक्टिस के, तब ये एंड गेम बहुत जो है माइन्यूट लगता है, बहुत मिनिस्क्यूल लगने लगता है, ठीक है। कहने का आशय है कि जब आप डेली डेली अपने सिलेबस से जूझते जाते हैं, उसको पूरा करते जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, तब एग्जाम का दिन बहुत हल्का फील होगा उन लोगों के लिए। और ठीक उल्टा जो लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, बहुत जो है गुणा भाग करते रहते हैं कि अच्छा ये कर लेंगे, स्ट्रैटेजाइज़ करते रहते हैं, एग्ज़ाम के दिन वो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सोचते हैं कि अगर ये वाला टॉपिक पढ़ लेते तो ये वाला सवाल सही हो जाता, ये वाला टॉपिक पढ़ लेते तो ये वाला सवाल सही हो जाता। तो ये सब आपके साथ ना हो, तो आप ये समझिए कि डेली-डेली आपको जीतना है। एग्ज़ाम के दिन तो जीतना है ही, जीतना सुनिश्चित करना है हर हाल में, लेकिन डेली-डेली जो है आपको अपने टास्क से जीतना है, अपने आप से आगे निकलना है। ये आप मान के चलिए, ठीक है? तो इसी के साथ स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, बाकी कोई भी आपका डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर आप फुल पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो।